हेलो बच्चे, कुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में गणित के एक मॉडल पेपर को हल करेंगे। यदि आप इस वीडियो में बने रहते हैं 2026 के बोर्ड के एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दिए हुए निर्देश को पढ़ लेते हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप चाहे तो प्रश्न को हल भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। सामान्य निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर OMR पर देने हैं। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 अति लघु उत्तरी, प्रश्न संख्या 2 लघु उत्तरी तथा प्रश्न संख्या 3, 4, 5 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देखिए, सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं किसी भी अन्य संख्याओं से कटती नहीं हैं। जैसे 14 और 35 अगर है तो 7 से 14 कट जाएगा, 7 से 35 कट जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 18 और 25 ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सी को भी देख लेते हैं। 31 और 93 है तो 31 यहाँ 93 हो जाता है, ये कट जाएगा, ये नहीं हो सकता। 32 और 62 में अगर देखें तो 2 से 32 कट जाएगा, 2 से 62 कट जाएगा, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 2 यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b के शून्यक 2 और -3 हैं तो a और b का मान होगा। तो देखिए, इसको हम यहाँ हल करते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू क्या है, -3 है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि मूलों का योगफल क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो b के स्थान पर क्या है, यहाँ पर ये a + 1 हमारा b के स्थान पर है, तो यहाँ लिखेंगे a + 1। ठीक, अब अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 रख दिया। बीटा का वैल्यू क्या है -3, इक्वल टू हो जाएगा, इसको देखिए -a हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अब 2 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 और बराबर ये -a है और ये हो गया -1। तो -1 और इधर से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, बचेगा क्या, 0। तो a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू हमारा 0 हो गया। अब और हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो c के स्थान पर यहाँ पर क्या है, b है, तो यहाँ लिखेंगे b। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू x स्क्वायर का गुणांक होता है 1 है ये। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई 2, बीटा की वैल्यू क्या है -3, इक्वल टू क्या है b। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 2 3 6, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक, हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 3 संख्या n² -1 8 से विभाज्य होती है यदि n है एक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 0 भी ले सकते हैं, 1 2 और यहाँ -1 और इसी तरह से -1 -2 भी ले सकते हैं। तो पूर्णांक में अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 0 रख देते हैं तो क्या आएगा, n का 0 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, 8 से विभाज्य नहीं होगा, मतलब ये पूर्णांक नहीं हो सकता। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर मान लीजिए इसमें हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 2 दूना 4 -1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 8 से विभाज्य नहीं, मतलब b भी नहीं हो सकता। विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 एंड सो ऑन। अब क्या करते हैं, अगर मान लो 1 यहाँ रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1 होगा 0, 8 से विभाजित है। 3 यहाँ रखते हैं n की जगह तो 3 त्रिका 9 और 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, वो भी 8 से विभाजित है। 5 रखेंगे तो 5 × 5 = 25 और -1 हो जाएगा 24,
8 3 8 मतलब कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डी हो नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 4, रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा यदि, तो इसके लिए देखिए जो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट होता है। ऑप्शन बी क्या होगा, ये अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल हो जाता है, और सी भी अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अद्वितीय हल होता है। और डी क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल वाला ऑप्शन हो जाता है। प्रश्न 5, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या एक, तो इसका जो ऑप्शन होगा सदैव अपरिमेय संख्या वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या हमने ले लिया 2, अपरिमेय संख्या ले लिया हमने करड़ी में 3, और जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 करड़ी में 3 आएगा, ये भी तो अपरिमेय ही है इसलिए। प्रश्न संख्या 6, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट, समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल के होते हैं यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये सही बात है। समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये भी सही बात है। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0, ये भी सही बात है। समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये गलत। केवल 1 और 2 सही है, गलत। 1 2 3 सही है। केवल 2 3 और 4 सही है, ये भी गलत। केवल 3 और 4 सही है, ये 1 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 7, समांतर श्रेणी -5 0 5/2 का एक ग्रहमा पद है। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। a इक्वल टू क्या है, -5, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/2 माइनस प्लस 5, इसके बाद टेक करके एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2, ये -5 होगा, हो जाएगा 2 पंजे 10, कुल मिला के आ जाएगा 5/2। डी का मान आ गया 5/2। पूछ रहा है हमसे ग्रहमा पद, तो ग्रहमा पद क्या होता है, a11 इक्वल टू होता है a प्लस 10d, यही होता है। तो a की वैल्यू क्या है, -5 प्लस 10, d की वैल्यू क्या है, 5/2, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा -5 और प्लस 5 बचे 25, 25 में से 5 को हटाएंगे तो क्या आएगा, 20। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 8, बिंदु -4 0 4 0 और 0 3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक निर्देशांक बना लेते हैं इस तरह से, ठीक। और देखिए यहाँ पर हमारा हो गया -4 0, यहाँ की बात करेंगे तो हो जाएगा 4 0, और ये वाला पॉइंट हमने मान लिया ये है 0 3। अब इस पॉइंट्स को मिलाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, ये साइड इक्वल हो जाएगा, कह सकते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 9, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है, यह कथन थेल्स का है। प्रश्न नंबर 10, दिए गए चित्र में केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी इस प्रकार हैं कि एंगल ए पी बी इक्वल टू 50 डिग्री है, तो एंगल ओ ए बी का मान ज्ञात करना है हमें। ओ ए, देखिए एंगल ओ ए बी हमें ज्ञात करना है, इसके लिए हमें एंगल ए ओ बी ज्ञात करना पड़ेगा, और हमें पता होता है कि एंगल ये प्लस एंगल ये 180 के बराबर होता है। तो अगर हम ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल जो होगा 130 अंश हो जाएगा।
और हमें ये पता होता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो हमने इसको यक्स नाम दे दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यक्स यक्स और 130 बराबर 180 लिख सकते हैं। त्रिभुज ए ओ बी में भाई यक्स प्लस 130 किसके बराबर होता है 180 अंश के। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों की योग 180 अंश होता है, तो ये भी यक्स है ये भी यक्स है, दोनों समान ही होंगे। और ये हमारा 130 है, इसके बराबर हो गया 180 के। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए फटाक से। तो ये जाएगा 2x बराबर 130 को 180 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा 50, और x बराबर निकालेंगे क्या आ जाएगा 25 डिग्री। हम कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 2 tan, यहाँ पर देखिए ये 30 रहेगा, यहाँ पे 30 डिग्री है, और पान में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। तो इसका मान देखिए कैसे निकालेंगे। tan 30 अंश का मान क्या होता है, पहले 2 लिखेंगे। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, 1 माइनस यहाँ भी tan 30 अंश का मान रखेंगे, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फटाक से 2/√3 होगा, और यहाँ होगा 1, यहाँ -1/3। इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3, और 3 1 जा 3 2, मतलब आ जाएगा 2/3, और इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 3/2, और 2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा, और इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3। √3 किसका मान होता है, cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। sin 60 अंश का मान क्या होता है √3/2 होता है। sin 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 होता है, और यहाँ भी हमारा √3 ही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 12, त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, θ/360 × πr² होता है। अब देखिए यहाँ पर πr² यहाँ है और यहाँ है, और यहाँ 180 अंश है, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम इसको ऐसे लिखें θ/360 × 2, और यहाँ भी 2πr² हो जाएगा। अब क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, अपान में 360 दूना 720 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 2πr²। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गिल्ली डंडे, प्रश्न 13, गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। देखिए तो गिल्ली किस तरह से होती है, इस तरह से हमारी गिल्ली होती है, कुछ इस तरह से, ठीक इस तरह से गिल्ली होती है। तो इसमें देखिए क्या है, ये एक बेलन है, और ये क्या है 2 शंकु है। तो 2 शंकु एक बेलन, 2 शंकु, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 14, नीचे कुछ प्रश्न 14, नीचे कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए हुए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ है, मान यहाँ है। तो sin 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। cos 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। tan 60 अंश का मान क्या होता है करड़ी में 3 होता है। sec 45 अंश का मान क्या होता है करड़ी में 2 होता है। हम कह सकते हैं कि a का हो गया 3rd, b का हो गया 4th, c का हो गया 2nd, और d का हो गया 1। a 3rd b 4 देखिए किसमें है, a 3rd b 4 c 2nd, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 15, किसी समय पर एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई के रूट में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो ये हमारा खंभा हो गया, ठीक है, ये कितना है h है, और छाया क्या है रूट में 3h है, और ये एंगल हमसे पूछ रहा है। तो क्या होता है बताइए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया हमारा h, आधार हो गया रूट में 3h, h से h इधर कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/√3। tan के कितने अंश का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है tan 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो थीटा है क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट।
प्रश्न संख्या 16, 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर सी 2, इसका ऑप्शन सी होगा, इसका आंसर 2 आता है हल करने पर। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए प्रायिकता का जो वैल्यू होता है, प्रायिकता वो 0 या 0 से बड़ा होता है, 1 या 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए -1.5 कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रश्न 18, संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। तो संचयी बारंबारता माध्य में नहीं होता, बहुलक में नहीं होता, उपरोक्त सभी में नहीं होता, माध्यक में हम संचयी बारंबारता का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 19, आंकड़ों 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक है। बहुलक मतलब होता है कौन संख्या सबसे अधिक बार है। 2 देखिए 1 बार, 2 बार 2 है, 3 भी 2 बार है, 5 1 बार है, 7 कितनी बार है, 1 2 3, मतलब इसका जो बहुलक होगा 7 होगा। प्रश्न संख्या 20, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 है तो बंटन की माध्यिका होगी। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × माध्य, ये हमारा एक सूत्र होता है। ठीक, तो बहुलक कितना है 13, 3, माध्यिका कितनी है पता नहीं, माध्यिका को हमने x मान लिया, 2 माध्य क्या है 16 है, तो हो जाएगा 13, ये हो गया 3x, ये हो जाएगा 16 दूनी 32। अब क्या करेंगे, 3x किधर 32 किधर लाएंगे, तो 13 + 32 बराबर 3x, या हम कह सकते हैं 3x बराबर क्या हो जाएगा 32 और 13 हो गया 45। तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो 45/3, x बराबर कितना आ जाएगा 15। हम कह सकते हैं जो माध्यिका होगी वो होगी 15। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थैंक्स बच्चों। इसके वर्णात्मक प्रश्न को हम पेन और कापी पे हल करेंगे और वहाँ पर हम बताएंगे कि बोर्ड पेपर में कैसे कापियाँ लिखनी है। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट यानी सेकेंड पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम पेन और कापी में जैसे बोर्ड पेपर में लिखनी है उस तरह से सवाल को लगाकर आप सबको बताएंगे। ठीक है।